सबसे पहले जो है ना, आज हम लोग सीख रहे हैं 88th पद। 88th पद से क्या मतलब है? ये हाईली सेंसिटिव और मेलिफिक पॉइंट होता है। अगर यहां से कोई भी प्लैनेट गुजरा या उसको उसने एस्पेक्ट किया, तो जितनी देर भी वो दशा में होगा और जितनी देर तक वो उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा या उसको एस्पेक्ट करेगा, उतनी देर तक जो है ना, वो लाइफ के अंदर हर वो चीज डिस्टर्ब रहेगी जो आप कर रहे हैं, जिनके साथ आपका संबंध है। ये आप मान के चलना। और इसको हाथ के हाथ प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। आपकी कुंडली में किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा, वो आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। छोटी से छोटी चीज लेकर के बड़ी से बड़ी चीज भी इसके अंदर आती है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, ये जान लेते हैं। ठीक है जी। अब क्या है, आप देखो, ध्यान से देखोगे तो जितने भी नक्षत्र है ना, उसके चार चरण होते हैं। एक, दो, तीन, चार। ये पद लिखा हुआ है ना, पद मतलब चरण। और ये नौमांसा है। ठीक है ना, ये नौमांस है नीचे वाला। ऊपर वाला जो है सबसे, वो पद यानी कि चरण है। तो किसी भी नक्षत्र को आप देखोगे तो उस वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री और 20 मिनट मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स, ये बनता है। ठीक है ना। एक नक्षत्र को चार भाग में बांटेंगे तो 3 डिग्री और 20 मिनट का एक चरण बनता है। ठीक है। अब आप देखो, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने के लिए जो है ना, वो 4 मिनट चाहिए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आप, छोटी चीज है बट ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अब ये देखो, चंद्रमा जो है ना, वो पहले चरण में ही है। हमने क्या बोला था? 88th पद। 88th पदा इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी मेलिफिक पॉइंट। तो वो कौन से स्टार में होगा? तो यहां से आप देखो, श्रवण में 4 हो गए, धनिष्ठा में 4 हो गए। तो आप ऐसे करके चलते चलो। अब आप हर बारी हर किसी के नक्षत्र से जब आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो आपके लगेगा कि भाई कहाँ फंस गए, है ना। तो आपको मालूम है कि ये जो 88वां पद जो है ना, ये पता है कहाँ पे जाके बैठेगा मून के हिसाब से? 88वां पद ये सिर्फ दो ही जगह बैठता है। एक तो जहां पे मून का लगता लगता है, और एक जहां पे जुपिटर का लगता लगता है। ये आपको याद है, आपको तो पता ही है कि थर्ड लाइन के अंदर चौथे नक्षत्र पे चंद्रमा का लगता लगता है और पांचवें नक्षत्र पे जुपिटर का लगता लगता है ना। तो सिंपल सा गणित है इसका। यदि किसी जातक का जन्म किसी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, तो मून का जो लगता स्टार है, ये आपका ऑलवेज राहु और केतु का लगता लगता है। यहाँ पे मरकरी का लगता है, यहाँ पे वीनस का लगता है। यहाँ पे ये आपको पोजीशन याद रखनी है। ये लॉस का नंबर है, 16वां स्टार है। ये 18वां स्टार है। बैड है, डेंजर है, लॉस है। यहाँ पे सैटर्न का लगता लगता है। यहाँ पे मून का लगता लगता है। यहाँ पे जुपिटर का लगता लगता है। और यहाँ पे लगता है मार्स का। अब इसमें ना नक्षत्र संख्या कोई भी हो, पोजीशन आप याद कर लो, तो आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा कि चंद्रमा से पिछला 22वां जो नक्षत्र उस पर लगता लगता है। ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कैलकुलेट करने का, बस ये पोजीशन बताते हैं। तो मैंने बोला आपको कि जब 88वां पद, वो नक्षत्र का वो वाला जो चरण है, वो इतना प्रॉब्लमेटिक है कि अगर वहां पे कोई भी प्लैनेट पहुंच जाए ट्रांजिट में या उसको एस्पेक्ट कर ले,
तो एकदम भूचाल सा आ जाता है। आप जिस काम को भी कर रहे हैं, जिस चीज से भी आपका संबंध बना हुआ है, उसके अंदर भारी तनाव पैदा कर देता है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर 4 चरण होते हैं, इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे, तो ये यहाँ पे, तो इसके लिए एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला है मैंने कि यदि मून का, स्टार का पहला चरण हो, है ना, तो 88वां पद जो है वो मून का जो लगता स्टार है उसका चतुर्थ चरण बनता है। तो यदि यहाँ पे मून पहले चरण में है तो चंद्रमा का जो लगता नक्षत्र है उसका चतुर्थ चरण जो है वो 88वां पद होगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, है ना भाई। अगर किसी का जन्म दूसरे चरण में पड़ता है तो जुपिटर लत्ता का जो पहला नक्षत्र होगा वो 88वां होगा। अगर तीसरे चरण में किसी का जन्म हुआ हुआ है तो जुपिटर लत्ता का जो दूसरा चरण है वो 88वां होगा। अगर किसी जातक का जन्म किसी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है तो जुपिटर के लत्ता का जो तीसरा चरण है वो 88वां पद होगा। बस ये मेमोराइज कर लो कि पहला हुआ तो चंद्रमा का चौथा, दूसरा हुआ तो जुपिटर के नक्षत्र का पहला चरण, तीसरा हुआ तो जुपिटर लत्ता का दूसरा चरण, और अगर चौथा हुआ तो जुपिटर लत्ता स्टार का तीसरा चरण। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप इसको मेमोराइज कर लो। यहां पे कोई भी प्लेनेट आ जाए या इसको देख ले तो बहुत बुरा जो है ना वो गणित बैठता है। ठीक है जी। अब इसको प्रमाणित करने के लिए आप अपने अपने जो नक्षत्र के हिसाब से आप उसको चेक कर लो कि दशा जब चल रही थी, मेलिफिक प्लैनेट अगर चल रहे थे तो क्या है वहां पे रिजल्ट आ रहा था। अब लेते हैं यहां से, अब यहां से लेंगे कि आप किस प्रकार से बिठाओगे, है ना। तो हम यहाँ पे अभी पक्के में बिठा लेते हैं ताकि, ये है राहु ऑब्लिक केतु, यहाँ पे आ गया वीनस, सॉरी, यहाँ पे मरकरी, और यहाँ पे वीनस। ठीक है ना। यहाँ पे सन का लगता लगता है, ये 16th स्टार है, ऑलवेज लॉस, टेंशन, है ना, डेंजर, लॉस, ये सब देंगे यहाँ पे। ये आप अपनी कुंडली में बिठा के रखना। आप एक पेपर के अंदर चार्ट बना के, सैटर्न, मून, जुपिटर, मार्स, ये लत्ता बैठ गया। अब ये जो जन्म का है वो पहला चरण है, तो 88वां पद कहाँ बैठेगा, यहाँ पे 88 पद ऑन फोर्थ। ये क्लियर हो गया। जुपिटर में ये आपने बिठा लिया। अब क्या कर सकते हैं यहां से, आपको मैंने कल बताया था एसएमटी, स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट, तो वो कैसे बिठाएंगे उसको देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे अभी, सन कहाँ पे है, टॉरस के अंदर है, और सन के ही स्टार में है, यानी कि टॉरस पे कौन सा आता है, कृतिका। ठीक है ना, 3 नंबर का नक्षत्र। तो क्या होगा, यहां से वापस आते हैं इसके अंदर,
तो ये आपका सन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो कृत्तिका नक्षत्र पे थे। इससे आगे नवे नक्षत्र पे राहु और केतु जो है ना वो एसएमटी लगाते हैं। तो जब कोई प्लैनेट नेटल प्लैनेट को एसएमटी लगाएगा तो उस टाइम पे जितने भी शुभ प्रभाव होंगे कुंडली के अंदर वो सब के सब सस्पेंड हो जाएंगे और बुरे रिजल्ट मिलने शुरू। आपको समझ नहीं आएगा कि भाई सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक क्या खराब हो गया। तो आपको चेक करना है एसएमटी, स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट। तो यहां से गिनना शुरू करेंगे, है ना। तो 9 गिनने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहां लिखेंगे सन, सॉरी, यहां लिखेंगे राहु ऑब्लिक केतु, और ब्रैकेट में जो प्लैनेट फिट रहा होगा वो लिख देंगे। यानी कि जब कभी भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर में राहु और केतु गोचर करेंगे तो ये सन को एसएमटी लगाएंगे। उसके बाद 15वें में केवल केतु लगाता है। तो ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केतु ब्रैकेट में सन। जब केतु अनुराधा नक्षत्र पे आएगा तो सन को एसएमटी लगाएगा, और उस टाइम पे जो भी शुभ प्रभाव चल रहे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे और नेगेटिव जो है ना वो आना चालू हो जाएगा। अब एक बार ये आया तो 8 महीने तक रहेगा, है ना। तो इस 8 महीने में सूर्य और केतु की दशा साथ साथ चली उतनी देर तक खराब टाइम, और अगर नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, चंद्रमा से 7वें में मंगल और चंद्रमा से 12वें में सूर्य आ जाए तो शुभ प्रभाव खत्म कर देते हैं। तो ये आपका चंद्रमा तो यही है, इससे 7वां क्या होगा, जहां पे मरकरी है। तो इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लें क्या, और लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्स, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, मून। यानी कि जब मार्स यहाँ पे आएगा तो वो एसएमटी लगाएगा मून को, और जितनी देर भी वो यहाँ पे रहेगा कुंडली के अच्छे फल खत्म और बुरे प्रभाव चालू। अगर चंद्रमा और मंगल की दशा चल रही है तो प्रभाव बुरे होंगे, नहीं चल रही है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 12वें में तो ये हो गया 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे सन ब्रैकेट में मून, यहाँ पे जब सन आएगा तो क्या होगा, परेशानी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो ये लगाना सीख गए आप। अब उसके बाद से आप देखो आज की तारीख में सन कहाँ पे है। तो आज की तारीख में सन जो है वो कृत्तिका नक्षत्र पे है यहाँ पे। तो उपग्रह कैसे लगाएंगे, आपको देखना है कि कृत्तिका नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र वाले के लिए क्या बुरा नहीं है। तो यहां से 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 5, ये 5वां उपग्रह यहां लग रहा है। 6 7 8, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14। अब ये जो लगा ये प्रॉब्लमेटिक हो गई। प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया कि यहाँ पे 88वां पद भी है, और यहाँ पे चंद्रमा का भी लगता लगता है। अगर चंद्रमा यहाँ आ गया तो वो 3 3 मेलिफिक इंपैक्ट डालेगा एक साथ। एक तो 14वें नक्षत्र उपग्रह का, दूसरा लत्ता का, तीसरा 88वें पद का। 15 16 17 18। अब ये वाला जो है ये डेंजर हो गया, क्योंकि इसके अंदर मार्स का भी लत्ता लगता है और 18वां उपग्रह भी पीड़ित होगा। 19 20 21 21वां 22वां 23वां और 24वां।
है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा कलर के हिसाब से ले ले तो आपको समझने में भी आसानी होगी कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आप ऐसे कर लीजिए, बाइफरकेट भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि भाई यहाँ पे, और इसको भी बाइफरकेट करना हो कि यहाँ पे भी कुछ है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कुछ बिठाया हुआ है हमने। अलग दिख रहा है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपने लत्ता भी बिठा लिया, उपग्रह भी बिठा लिया, आपने एसएमटी भी बिठा ली, 88वां पद भी बिठा लिया। अब इसके साथ जो है ना, आप और भी कई चीजें जो है ना वो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो आपका जो सेंसिटिव जो स्टार है ना, कलर बदल लेते हैं इसका। जो सेंसिटिव स्टार है ग्रीन कर लेते हैं, सर्कल में ले आते हैं। ये आपका एक सेंसिटिव स्टार है साहब, ये आपका सेंसिटिव स्टार है, ये सेंसिटिव स्टार है, ये सेंसिटिव स्टार है। ठीक है ना। तो कौन सा हो गया? 18 हो गया, 19 हो गए, और ये आपका आ गया 25, 26 और 27, है ना। साथ में 22वां भी है, 18, 19, 20, 21, 22, ये भी जो है वो भी आपका बहुत सेंसिटिव है। अब इसका वेद कहाँ कहाँ से लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि बर्थ स्टार पे कहाँ कहाँ से वेद लगता है। अब आ जाइए इधर। ये है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको प्लेनेट, वो आपको वो पकड़ना है कि कहाँ पे आपका लग रहा है वेद। तो जो श्रवण नक्षत्र है, क्या हो जाता है ये इसका हमेशा, ये जो श्रवण नक्षत्र है उसको कहाँ कहाँ से वेद मिल रहा है। तो नॉर्मल जो कृतिका के ऊपर जो है, जैसे अभी सन है, वो वेद कर रहा है नक्षत्र का। तो एक तो हो गया कृतिका से नॉर्मल, और ये धनिष्ठा से कहाँ से देख रहा है, ये आगे जाएगा ना फॉरवर्ड, है ना। और ये फॉरवर्ड देखेगा तो ऐसे आगे देखेगा, लेकिन जब ये वक्री कोई होगा यहाँ पे तब देखेगा। तो यहाँ पे जो प्लैनेट घनिष्ठा में जो रेट्रो होएगा, वो अपनी दिशा से पिछली दिशा में देखेगा, रेट्रो होकर के। तो घनिष्ठा से रेट्रो, और जो मघा के अंदर फास्ट होगा वो देखेगा श्रवण को। इसके साथ साथ वो लेटर को भी देख रहा है, और कैप्रिकॉन उसका जो बर्थ साइन है उसको भी देख रहा है। तो हम पहले बर्थ स्टार का वेदन देख लेते हैं, कहां से लगेगा। एक तो 10 नंबर से, एक 3 नंबर से, और एक धनिष्ठा यानी 23वें नंबर से। ठीक है जी। आ जाते हैं इधर। अब क्या करेंगे, ये है कृतिका। अब ये बड़ा डेंजर हो गया मामला। अगर राहु और केतु यहाँ आ गए ना, तो लत्ता भी लगाएंगे और बर्थ स्टार का भी वेद कर देंगे। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एन, यानी कि जो नॉर्मल स्पीड से होगा, जो भी प्लेनेट कृतिका में नॉर्मल स्पीड में होगा वो उसको देख लेगा, बर्थ स्टार को, है ना। फिर कहा था 10वें पे। अब ये तो और भी बवाल है, ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा आपको। इसको रेड कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्लेनेट फास्ट होगा, इसको आप, तरीका जो लिखने का है वो उसमें आप ऐसे लिखो, ये फास्ट ऐसे कर लो, और ब्रैकेट में जो है वो बर्थ बर्थ स्टार। तो यानी कि मघा नक्षत्र में जो फास्ट होगा प्लेनेट वो बर्थ स्टार का वेद करेगा। फिर क्या था, 23 नंबर घनिष्ठा यहाँ पे, है ना। तो रेट्रो जो प्लेनेट होगा वो आपका बर्थ स्टार का वेद करेगा।
तो आपको मालूम है कि 3 जगह ऐसे हैं जहां से बर्थ स्टार का वेद हो रहा है। तो ये आपको बिठाने का तरीका मैं बता रहा हूं, है ना। फिर 10th स्टार, यानी कि ये देखे तो बर्थ स्टार को देखता है, अगर कोई शुभ ग्रह तो शरीर के अंदर सुख बढ़ जाता है, धन मान यश पद और प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होती है। लेकिन यही बुरा ग्रह देख ले तो शारीरिक कष्ट, मृत्यु तक देता है। अगर 2 3 4 पाप ग्रह वेद कर दे तो कहानी खत्म है। जितनी देर भी वो दशा में रहेगा और देखेगा उतनी देर तक कहानी खत्म कर देगा वो। अब रोहिणी नक्षत्र को कहां से देखेंगे, यानी 10th स्टार को। इधर आ जाते हैं वापस। जो रोहिणी नक्षत्र है वो रोहिणी यहाँ पे है, तो इसको कहां से देखेगा, अभिजीत नक्षत्र पे जो होगा। तो अभिजीत नक्षत्र तो केवल हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए लेते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो प्लैनेट उत्तराषाढ़ के चतुर्थ चरण में होगा और वहां से लेकर के श्रवण के प्रथम चरण में होगा, जो कि नॉर्मल स्पीड में होगा, हम उसको बोलेंगे कि वो वेद करेगा रोहिणी नक्षत्र का। कैसे लिखेंगे इसको, ये हम इसको ऐसे बना लेंगे। तो ये है आपका, ये आप इसको ऐसे एक मार्क कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एन, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 10th। इसको ऐसे भी स्टार भी डाल सकते हो आप बना के, ये 10th स्टार, ये भी कर सकते हो आप, लिखने का अगर झंझट हो तो यहाँ पे। और इसको एक लाइन यहाँ बनाइए, एक लाइन जो है वो यहाँ बनाइए। इसमें लिखिए एन, ब्रैकेट में बर्थ स्टार, और सॉरी बर्थ स्टार नहीं है ना, 10th स्टार है ना। हो गया, यानी कि इसके जो चतुर्थ चरण में होंगे, लिख भी दो आप।